अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अनवार और आप देख रहे हैं लर्नर पाकिस्तान। इस वीडियो के साथ हम अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने बनाई थी पीरा के लॉज और उसके रिलेटेड सारे आर्टिकल से उसको स्टडी करने के लिए। पिछली वीडियो इससे पहले जो आई थी उसमें हमने स्टडी किया था फंडामेंटल राइट्स को और इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो इसी चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप इस तरह की वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप व्हाट्सएप करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो बगैर किसी ताखीर के हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। शुरू करने से पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं, क्योंकि आप में से अक्सर ऐसे लोग हैं जो इस लॉ से और इन रिलेटेड टर्म से वाकिफ नहीं हैं। तो पॉलिसी इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत आसान अल्फाज में, पॉलिसी किसी भी स्टेट के एक्शन, किसी भी स्टेट की डिसीजन को हम पॉलिसी कहते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के पॉलिसी पे किसी भी किस्म का एक्शन लेने के लिए या कोई भी स्टेट हरकत करती है, मूवमेंट करती है, डायरेक्शन देती है, तो उसके लिए किस प्रिंसिपल्स को उसको फॉलो करना चाहिए, किन बुनियादों के ऊपर उसने फैसले करने हैं। तो उसी से रिलेट करते हैं सारे 29 में, आर्टिकल नंबर 29 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है कि ये पॉलिसी एक गाइड है किसके लिए, तमाम स्टेट ऑर्गन्स के लिए, तमाम अथॉरिटीज़ के लिए और ऑफिशियल्स के लिए जो अपने फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी उनके लिए एक गाइड के तौर पे एक्ट करते हैं। दूसरा, इन्होंने किस तरह उसको इंप्लीमेंट करना है, तो इस आर्टिकल में ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन कर दी गई है कि ये इंप्लीमेंटेशन डिपेंड करेगी ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी ये आइन जो है ये इस चीज़ के ऊपर फोर्स नहीं करता किसी स्टेट को कि वो इनको मुकम्मल तौर पे फॉलो करे। स्टेट अपनी ज़रूरियात, अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं, अपने रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनको देखते हुए फैसला करेगी। ये रिपोर्ट कौन बताएगा इस चीज़ के प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को आखिर फॉलो किया गया है, ये नहीं किया गया। ये प्रेजिडेंट जो कि एक हमारे पास मुल्की लेवल पर होता है और गवर्नर जो कि हमारे पास सूबाई लेवल पे होते हैं, उनके लिए हम ये उसकी रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे किसमें, पार्लियामेंट में और प्रोविंशियल असेंबलीज में। आर्टिकल नंबर 30 अगर हम देखते हैं तो उसमें डिस्कस किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को पिछले आर्टिकल ने डिफाइन कर दिया है और अब अगला आर्टिकल बिल्ड अप कर रहा है उस बात को कि आखिर इन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पे जो हमारी स्टेट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो लोग हैं उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो वो कहते हैं ईच स्टेट ऑर्गन, अथॉरिटी और ऑफिशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग देयर एक्शंस अलाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। मतलब सारे के सारे स्टेट ऑर्गन्स, अथॉरिटी और ऑफिशियल्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ये इंश्योर करना है कि उनके जितने भी एक्शंस हैं, कोई ये सारे, जब हम एक्शंस की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल एक्शंस, उससे हमने नहीं हिलना, हमने ऑफिशियल कैपेसिटी में बात करनी है कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 9 to 5 इन हिज ऑफिशियल ड्यूटी क्या करता है, उसके बाद वो जो करेगा वो उसका जाती अमल होने वाला है। तो ये अलाइन करते हैं किसके साथ, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के साथ। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ऐड करता जाऊँ कि ये जो सारी वर्डिंग है ये एग्जैक्ट स्पेसिफिक वर्डिंग नहीं है आर्टिकल की, ये सिर्फ आपको क्लैरिटी देने के लिए, आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया है ताकि आप जब इसको पढ़ें तो आपको आर्टिकल के कंटेक्स्ट का आइडिया हो जाए। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है और उसको देखकर भी आप अपनी रिविजन कर सकते हैं। मेरा ये मशवरा है कि आप एक दफ़ा इसको सुन लेने के बाद और इसके आइडिया को समझ लेने के बाद बेयर एक्ट ज़रूर पढ़ लें ताकि आपकी जामिया तैयारी हो जाए। मजीद इसमें आर्टिकल 30 में कहते हैं कि नो लॉ एंड एक्शन कैन बी चैलेंज फॉर नॉट एडहेरिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। अब यहाँ पे स्टेट अपने आप को लाइबिलिटी से महफूज करती है क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एक बहुत बड़े स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसको रिटेन करने के लिए, उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट ने ये साथ ही शिक लिख दिया है कि नो लॉ और एक्शन कैन बी चैलेंज, कि किसी भी किस्म के लॉ और एक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर वो एडहेयर नहीं करता, यानी पासदारी नहीं करता प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की। तो ये स्टेट ने अपने आप के लिए लाइबिलिटी से बचने के लिए एक रास्ता छोड़ा है। नॉर एनी लीगल एक्शन बी टेकन अगेंस्ट द स्टेट और इट्स अथॉरिटीज ऑन दिस बेसिस। तो इसका असूलन मतलब ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बाज़ दफ़ा फॉलो हो पाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं फॉलो हो पाते हैं, क्योंकि ये एक डेवलपिंग सिचुएशन होती है तो हर दफ़ा स्टेट एक मखसूस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकती। तो वहाँ पे ऐसे मौके पे लोग उस एक्शन के अगेंस्ट बार बार सूट ना लें, केस में कोई केस ना करें अदालत में, तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे ये चीज़ की गई है। आर्टिकल 31 में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के जो की एलिमेंट्स हैं उसकी डिस्कशन करते हैं। वो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ पे इंसिस्टेंस करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो ये हमारे पास इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से अखज़ किया गया है। वो ये
एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है जो इस्टेब्लिश करती है कि मुसलमानों को पाकिस्तान में एक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल होना चाहिए। तो वो इसी चीज़ की एक हमारे पास कोडिफिकेशन है कि स्टेप्स शैल बी टेकन टू इनेबल मुस्लिम्स इन पाकिस्तान टू लीड देयर लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद। अब यहाँ तक आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है, ये क्या प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में सवाल ये होता है, इतना सा लिखा होता है और उसके बाद ये ब्लैंक होता है। तो यहाँ पे हमने ये याद रखना है कि जो हमारी ज़िंदगी के सारे प्रिंसिपल्स हैं वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक होने चाहिए, कुरान और सुन्नत में होने चाहिए। ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? ये आर्टिकल 31 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह से ये सवाल पूछे जाते हैं। द स्टेट शेल स्ट्राइव, स्टेट क्या कोशिश करेगी, फिर उसमें मजीद उन्होंने बारीकियाँ पैदा की हैं कि कुरान की और इस्लामियात की टीचिंग को वो कंपलसरी कर देगी, अरबिक की लर्निंग को वो प्रमोट करेगी और इंश्योर करेगी कि कुरान की एक एक्यूरेट, सही और जामे तरीके से प्रिंटिंग होती है। दूसरा, वो यूनिटी को प्रमोट करेगी और इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको अपहोल्ड करेगी, यानी उसके लिए वो स्टेट एक्टिवली कोशिश करेगी कि उनको अपहोल्ड किया जा सके, उनकी पासदारी की जा सके। उसके साथ साथ स्टेट ज़कात ऑर्गेनाइज करेगी, उशर ऑर्गेनाइज करेगी, औकाफ ऑर्गेनाइज करेगी और मसाजिद की भी मैनेजमेंट करेगी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन करेगी। तो ये एक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ बता दिया गया है कि एक तो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ से क्या मुराद है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और ये कि स्टेट के लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को प्रमोट करे। इसके बाद प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। अब यहाँ पे स्टेट बकाया जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डिस्कस करती है कि स्टेट इंकरेज करेगी कि लोकल गवर्नमेंट लेवल पे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं। उसमें कौन लोग शामिल होंगे? उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। किधर से होंगे? वो उन एरियाज से होंगे जो कंसर्न्ड हैं, जिस इलाके में हैं उस इलाके से जो है वो, जिस इलाके में लोकल गवर्नमेंट बनानी है उसी इलाके से उन्होंने अपने लोगों को सेलेक्ट करना है। अगर ए रहीम यार खान में रहता है तो वो इलेक्टेड बॉडी का हिस्सा बन सकता है रहीम यार खान की। इस तरह नहीं हो सकता कि वो एक ऐसी जगह पे जाके रहे जहाँ पे वो डोमिसाइल नहीं रखता है और वहाँ पे वो स्टेक्स नहीं रखता है और वहाँ पे इलेक्टेड काउंसिल का हिस्सा बनने की कोशिश करे। और इस इंस्टीट्यूशन में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन टू पेजेंट्स। पेजेंट्स से मुराद है गाँव के लोग, ऐसे लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, वर्कर्स एंड वेमेन। तो इन तीनों के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएंगे क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको बज़ाहिर हर दफ़ा मौका नहीं मिलता और वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनके लिए स्पेशल स्पेस बनाई जाती है। तीसरा यह कि पैरोकियल एंड अदर सिमिलर प्रेजुडिस टू बी डिस्करेज, कि हर किस्म की तासुब से रिलेटेड, दिस इज़ अ जेनेरिक टर्म दैट रिलेट्स कि हर किस्म का तासुब और रेशल के किसी भी किस्म के रेस क्या है उस शख्स का, वो किस रेस से, वो उसकी जो है एथनिक ओरिजिन क्या है, वो पंजाब से है, वो बलूचिस्तान से है, वो किसी और मुल्क से है। ट्राइबल, सेक्टेरियन एंड प्रोविंशियल प्रेजुडिस अमंग द सिटीजन्स, के हर किस्म के तासुब को वो ख्वा इन सब में से हो या इसके अलावा कोई हो, स्टेट उसको डिस्करेज करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद 34 इसमें हमारे पास ख़वातीन के लिए एक स्पेशल राइट ये बनाया गया है कि ख़वातीन को नेशनल लाइफ में, नेशनल लाइफ से मुराद है ऑल स्फेयर्स ऑफ नेशनल लाइफ, की ज़िंदगी और मामलात में हर फेज़ में, ख्वाह वो मिलिट्री हो, ख्वाह वो कॉरपोरेट कल्चर्स हो, वो लॉ हो या वो फैमिली से रिलेटेड कोई मामलात हो, सारे के सारे में हम ख़वातीन को फुल पार्टिसिपेशन का मौका देंगे। हम उनको एज अ स्टेट किसी भी फील्ड में रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, उनको हर जगह स्पेस दी जाएगी। आर्टिकल 35 में फैमिली के इंस्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन की बात की जाती है। इसमें 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एक हमारे पास मैरिज है, दूसरा फैमिली है और तीसरा मदर एंड द चाइल्ड है। यानी एक स्टेट कोशिश करेगी जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसको महफूज रखा जाए, उसको प्रोटेक्टेड रखा जाए, उसमें इंटरफेरेंस ना हो स्टेट की तरफ से, उसमें कोई ऐसा लॉ ना आए जो उस इंस्टीट्यूशन को टारगेट करके ख़राब करे। द फैमिली जो उसका एक्सटेंडेड एलिमेंट है उसके ऊपर किसी किस्म की अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शन ना लगा दी जाए कि कानून आ जाए कि आप फैमिली को एक मखसूस डायमेंशन से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, या जिस तरह चाइना में हमारे पास कवानीन एग्जिस्ट करते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते। तो इस तरह के कवानीन जो फैमिली को इफ़ेक्ट करते हैं वो स्टेट जब भी पास करेगी इट शैल इंश्योर कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसको नेगेटिवली इनहिबिट नहीं कर रही। तीसरा उसमें मदर एंड द चाइल्ड, तो माँ और बच्चे के आपस का जो ताल्लुक़ होता है, जो उनका आपस का कनेक्शन होता है, और उसके साथ साथ वो वल्नरेबल, माँ और चाइल्ड आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल, वो बहुत नाजुक होते हैं, वो बहुत हसास होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट हर किस्म की पॉलिसी अपनाएगी। इसके बाद हमारे पास माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन का जिक्र है। आर्टिकल नंबर 36
आर्टिकल 36 स्पेसिफिकली कहता है कि सेफ गार्ड किया जाएगा द लेजिटिमेट इंटरेस्ट। यहाँ लेजिटिमेट का वर्ड जब लिखा गया इसका मतलब जायज़ होता है। तो किसी भी किस्म के जो जायज़ ज़रूरियात हैं, जो राइट्स हैं, इंटरेस्ट हैं माइनॉरिटीज़ के, उसमें ड्यू रिप्रेजेंटेशन भी शामिल है। रिप्रेजेंटेशन से मुराद है कि उनको फेडरल और प्रोविंशियल सर्विसेज में, यहाँ सर्विसेज से मुराद ब्यूरोक्रेसी, तो उसमें स्पेशली माइनॉरिटीज़ को कोटा दिया जाएगा, उनकी स्पेशल राइट्स की प्रोटेक्शन की जाएगी और कोई भी जो उनके जायज़ राइट्स, ज़रूरियात हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ ये रियासत मुसलमानों के लिए बना रहे हैं, उसमें बाकियों की स्पेस नहीं है। आर्टिकल 37 एक बहुत वसी पैमाने पे सोशल इवल्स को और जस्टिस के पैमाने को डिस्कस करता है। और उसमें जो है स्टेट ये कहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को ये डायरेक्शन देता है कि आपने प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ एंड क्लासेस। अब यहाँ बैकवर्ड एरिया से मुराद ऐसे इलाके हैं जो बहुत लंबे अरसे से, तवील अरसे से मुतासर हैं मुख्तलिफ वजूहात से। वो हो सकता है कि वॉर टॉर्न इलाके हों, ऐसे इलाके हों जिस तरह हमारे पास एक्स फाटा का इलाका है जहाँ एक लंबे अरसे तक जंग चलती रही है। तो ये ऐसे इलाके हैं जो बैकवर्ड रह गए हैं। तो स्टेट कोशिश करेगी उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे प्रमोशन, उनके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करेगी, उनके लिए स्पेस बनाई जाएगी कि उनको एक्स्ट्रा मौके दिए जा सकें। साथ उसमें ये कि एलिमिनेट इलिटरेसी, हर किस्म की जहालत को और पढ़े लिखे ना होने की जो कैफियत होती है उसको डिस्करेज करेगी। एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी सेकेंडरी एजुकेशन एज सून एज पॉसिबल। अब यहाँ एज सून एज पॉसिबल इसलिए लिखा गया था कि जब ये आर्टिकल बने थे तो स्टेट के पास ये कैपेसिटी नहीं थी, और उसके बाद जब ये आर्टिकल रिकग्नाइज हो गया, इसको बना दिया गया, तो फिर अब स्टेट को उन्होंने कहा कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके आपने इलिटरेसी ख़त्म करनी है और एजुकेशन को आम कर देना है। इसके साथ इंश्योर एक्सेसिबिलिटी टू टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड हायर एजुकेशन बेस्ड ऑन मेरिट। अब यहाँ मेरिट के प्रिंसिपल को इन्हेंस किया गया है कि आपने टेक्निकल, प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन देनी है, लेकिन वो आपने एज अ राइट नहीं देनी है, वो आपने एज अ प्रिविलेज देनी है जो कि आपको मेरिट पे हासिल हो सकता है। प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव एंड स्विफ्ट जस्टिस। इनएक्सपेंसिव से मुराद सस्ता, जिसके लिए आपको सारी ज़िंदगी की कमाई ना लगानी पड़े, स्विफ्ट जो जल्दी होता हो। तो जस्टिस आपने कानूनी निज़ाम ऐसा बनाना है जिसमें ना सिर्फ वो अफोर्डेबल हो लोगों के लिए, बल्कि वो जल्दी काम करता हो, वो लंबे अरसे तक केसेस को घसीटता ना हो। इनेबल ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस, के जो वर्कर्स हैं उनके लिए अच्छे ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस आपने बनानी है जो सेफ हो। प्रिवेंट चाइल्ड एंड फीमेल लेबर इन अनसूटेबल वोकेशंस। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो चाइल्ड लेबर है, दूसरा फीमेल लेबर है इन अनसूटेबल वोकेशन। अनसूटेबल से मुराद है कोई भी ऐसी चीज़ें जो इन दोनों कैफी जो क्लास के लोग हैं, चिल्ड्रन और फीमेल, उनको सूट ना करती हैं। फॉर एग्जांपल माइंस होती हैं, काने जिनमें लोग बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको मना करना चाहिए, उसको प्रोहिबिट करना चाहिए। ख़वातीन के लिए इस तरह की जो फिजिकली लेबरस जॉब्स हैं उनमें उनको फोर्स ना किया जाए, उसको डिस्करेज करना यहाँ पे ज़रूरी है। एंड प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी से मुराद है कि जब एक खातून जो है उसका बच्चा होने वाला होता है तो फिर उसको सर्टन राइट्स एक्सेस हासिल होते हैं, उसको बेनिफिट्स हासिल होते हैं कि उसने केयर करनी है उस बच्चे की, उसने फैमिली अपनी ग्रो करनी है, तो उसको उसमें स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, उसको एक लीव दी जाएगी फ्रॉम हर एम्प्लॉयमेंट, उसको अगर वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है उसको लीव दी जाएगी। उसके अगेंस्ट ऐसे नहीं होगा कि उनको अंदाज़ा हो जाएगा ये खातून जो है ये अब इस मरहले में से गुजर रही हैं तो वो उसको जॉब से निकाल दे, तो इस चीज़ को भी रोका जाएगा। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट्स में आते हैं। आर्टिकल 37 की जो है ये मज़ीद कुछ शिक हैं। इनेबल पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स टू पार्टिसिपेट इन नेशनल एक्टिविटीज़ थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कि आपने इनेबल करना है कि तमाम रीजन्स के लोगों को कि आप नेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। किस ज़रिए से? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और डेवलपमेंट प्रोग्राम से। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि इन सबको साथ साथ चला के रखे, और ऐसे नहीं कि वो एक प्राइवेट एक्टर के ऊपर ये सारी चीज़ें छोड़ दे। साथ में उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को मना करना है, गैम्बलिंग को मना करना है, ड्रग अब्यूज़ को मना करना है, और किसी भी किस्म के ऑब्सीन मटीरियल यानी फहश मटीरियल की जो प्रोलिफरेशन है उसके फैलाना है, उसको सेल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रोकना है। रिस्ट्रिक्ट एल्कोहल कंजम्पशन, हर किस्म की शराब की कंजम्पशन रिस्ट्रिक्ट करनी है सिवाय एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल यूजेस एंड रिलीजियस पर्पजेस फॉर नॉन मुस्लिम्स। के आप सिर्फ मेडिकल केस में इसको अलाउ कर सकते हैं या रिलीजियस पर्पज़ के लिए ऐसे लोगों के लिए जो मुस्लिम्स नहीं है। साथ में डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी की आपने जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिसेंट्रलाइज कर देना है। डिसेंट्रलाइज से मुराद के पावर एक मखसूस जगह पे इकट्ठी ना हो, एक शख्स में इकट्ठी ना हो, डिफरेंट अथॉरिटीज़ हों, उनको डिप्यूट किया जाए, लोकल गवर्नमेंट्स को इस्तेमाल किया जाए ताकि पावर कॉन्सेंट्रेट ना हो। तो फिर उससे ये है कि हर किसी को इक्वल पार्टिसिपेशन
एजुकेशन का मौका मिलता है और हमारे पास पब्लिक सर्विस की डिलीवरी बेहतर हो जाती है। एक शख्स अगर सिर्फ लाहौर में बैठ के फैसले करता है तो वो साउथ पंजाब के फैसलों को अच्छा नहीं इंप्लीमेंट कर सकता। तो जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं वो बलूचिस्तान के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि आपने डिसेंट्रलाइज कर देना है एडमिनिस्ट्रेशन को। आर्टिकल 38 कहता है कि द प्रमोशन एंड सोशल एंड वेल बीइंग, इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल, कि स्टेट क्या करेगी, वो इंश्योर करेगी कि वेल बीइंग भला होगा ऑफ ऑल पीपल, सबका, रिगार्डलेस, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि कोई परवाह नहीं है जेंडर की, कास्ट की, क्रीड इज़ रिलीजन, आपका मजहब, रेस की, कि आप किधर से आए हैं, बाय इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। वो किस तरह करेगी वेल बीइंग, बाय इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, प्रिवेंटिंग वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन से मुराद है कि एक ही ग्रुप ऑफ पीपल में पैसे इकट्ठे नहीं होंगे, उसकी सर्कुलेशन करवाएगी ताकि मार्केट जो है हमारी मूव करती रहे और लोगों के हालात बेहतर होते रहें। एंड इंश्योरिंग फेयर रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, के एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके बड़े मुनासिब ताल्लुकात हों। एंड सिमिलरली बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। तो ये डिफरेंशिएशन क्यों की जाती है कि जो एम्प्लॉयर है और जो लैंडलॉर्ड है उनकी डायनेमिक डिफरेंट होती है। वो क्योंकि एक प्रॉपर्टी को और बिजनेस ओन करते हैं तो वो एक एक्सप्लॉइटिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, जिसमें उनके पास जो नीचे आ रहे हैं लोग उनको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो उसको डिस्करेज करना है यहाँ पे। प्रोवाइड वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड एडुकेट लाइवलीहुड विद रीजनेबल रेस्ट एंड लेयर विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज, के उसको कोशिश करनी है कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ दे अपने लोगों को और मुनासिब उनका लाइवलीहुड हो, अच्छी उनको पे दी जाए विद रीजनेबल रेस्ट, और उसमें एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ रेस्ट भी हो, उनको 7 में से 7 दिन ना बुलाया जाए, उनको रेस्ट का मौका भी दिया जाए, एंड लेयर एंड एंटरटेनमेंट का भी विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज। लेकिन इन सब्जेक्ट ये सब कुछ जो है ये सब्जेक्ट है अवेलेबल रिसोर्सेज का। अगर स्टेट के पास वसाइल हैं तो ये सब कुछ कर सकती है। मजीद ये कि इंश्योर सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल एम्प्लॉयड पर्सन थ्रू कंपलसरी सोशल इंश्योरेंस और बाय अदर मीन्स, के तमाम एम्प्लॉयड लोगों के लिए उन्होंने किसी न किसी किस्म की सोशल इंश्योरेंस क्रिएट करनी है। इसी वजह से इसी आर्टिकल के तहत हमने पेंशन की क्रिएशन देखी थी कि इट इज़ एसेंशली सोशल इंश्योरेंस, कि आप जब काम कर चुके होते हैं फिर भी स्टेट आपको सपोर्ट करती रहती है। तो ये हमारे पास इस आर्टिकल के तहत आए हैं। उसकी मजीद कुछ शिक हैं कि आप प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटी सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। एंड मेडिकल केयर टू दोज अनेबल टू अर्न, ऐसे लोग जो कमा नहीं सकते, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एक डिस्टिंक्शन है। ड्यू टू इन्फर्मिटी, बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल हो चुके हैं, मूव नहीं कर सकते, सिकनेस की किसी डिजीज़ का शिकार हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट या वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो स्टेट ये रोटी कपड़ा मकान उनको प्रॉमिस करेगी। रिड्यूस इनकम डिस्पैरिटीज़ अमंग इंडिविजुअल्स, इनकम डिस्पैरिटी होता है कि एक शख्स बहुत ज़्यादा अमीर है और एक शख्स बहुत ज़्यादा गरीब है। तो अब लोगों में इस चीज़ को रिड्यूस करना है, कम करना है, ताकि लोगों का लेवल बराबर हो जाए, गरीब बहुत गरीब ना होता जाए और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर ना होता जाए। इंक्लूडिंग दोज इन वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज, और इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है कि आपने गवर्नमेंट सर्विस जब सेलेक्ट करने हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो उसका बड़ा ऑफिसर होता है वो एक्सट्रीमली वेल ऑफ, और जो छोटा ऑफिसर होता है ही इज़ लिविंग हैंड टू माउथ, तो इस चीज़ को भी डिस्करेज करना है। एलिमिनेट रिबा एज सून एज पॉसिबल, हर किस्म से सूद को एज सून एज पॉसिबल रिमूव करना ज़रूरी है। सिक्योर प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इन ऑल फेडरल सर्विसेज, के तमाम फेडरल सर्विसेज जो हैं उसमें प्रोविंशियल लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक सूबे से सारे आ रहे हों, ये एक सूबे का मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया जा रहा हो। इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडीज़ एंड कॉर्पोरेशन एंड रेक्टिफाई पास्ट ओमिशंस, के अगर ये ऑटोनोमस बॉडीज़ और कॉर्पोरेशंस भी शामिल हैं कि इसमें उन्होंने ये इंश्योर करना है कि ऐसी बॉडीज़ जो हमारे पास लोकल लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, उसमें भी कोशिश करनी है कि इस चीज़ को आप प्रमोट करें कि प्रोविंशियली आप इसको सिलेक्शन करें, एक मखसूस इलाके से लोगों का ना लें। एंड रेक्टिफाई पास्ट ओमिशंस, के पिछली जो इसमें से गलतियां हो चुकी हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड, तो एग्जिस्टिंग जो जॉब्स हैं उसमें आप जो हैं इस चीज़ को अब ठीक करना शुरू कर दें। तो ये एक रेट्रोस्पेक्टिव आर्टिकल था, जो रेट्रोस्पेक्टिव से मुराद है जो लॉ बाद में आए और बाद में उसके ऊपर वो जो पिछले आने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर भी असर होता है। ये उसने एक स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी कि आपने आने वाली सारी चीज़ें तो ठीक करनी ही करनी है, जो पिछली गलतियां थी उनको भी अब आप ठीक करना शुरू कर दें। 39 में वो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द आर्म फोर्सेस को रिलेट करता है कि आर्म फोर्सेस जो है ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान में सिपाही अगर आप आना चाहते हैं, फ़ौज में बनना मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप पूरे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आ सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद जो आखिरी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है इट इज़ 40, कि आप अपने बॉन्ड्स मजबूत करेंगे विद द मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, कि आपने
ये एक फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करती है बात कि आपने इंश्योर करना है कि यू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन फ्रेटर्नल रिलेशंस अमंग मुस्लिम कंट्रीज बेस्ड ऑन इस्लामिक यूनिटी, कि आपने उनसे अच्छे ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात बनाने हैं मुस्लिम कंट्री से, और उसकी क्या बेसिस होगी, इस्लामिक यूनिटी की, इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद पे। सपोर्ट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अब इसमें उन्होंने अपने आप को सिचुएट किया है इन जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट के, आपने एशिया, जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जितने भी कॉमन लोग हैं उनके जो इंटरेस्ट कॉमन है, क्योंकि ये सारे ममालिक वो हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो आपने इनके अपने इंटरेस्ट इनके साथ अलाइन रखने हैं। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि आपने हर हाल में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। फॉस्टर गुडविल एंड फ्रेंडली रिलेशंस अमंग ऑल नेशंस, तमाम ममालिक में आपने इंश्योर करना है कि आप अच्छी गुडविल के साथ रहें और फ्रेंडली रिलेशन। तो जंगजू नहीं बनना, आपने कोई केओटिक नहीं बनना, आपने कोई खराफत नहीं करनी हर जगह। इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स, के अमन के तरीके से आपने इस सब को फॉलो करना है। तो इस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को डिस्कस किया था। इससे पहले हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का 2/3 पोर्शन कवर हो चुका है। थर्ड पोर्शन जुडिकेचर से रिलेट करता है, उसमें पाकिस्तान की कोर्ट्स, उनकी क्या हायरकी है, किस तरह से उसको फॉलो किया जाता है, हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो इससे रिलेट करते हैं सारे आर्टिकल्स। वो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद ये कि हमारे साथ इन टच रहने के लिए भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फिर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनते जाएंगे, जहाँ पे हमने रेगुलर अपडेट्स इस टेस्ट के बारे में और इसके रिलेटेड सारे के सारे मामलात के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करते रहनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर का फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह ताला हम मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।